इज ओके। टेंशन वेंशन अच्छी ले रहे हैं, टेंशन अच्छी ले रहे हैं नहीं? हाँ चलो, शुड वी स्टार्ट नाउ? कल वाला लेक्चर सर, कल वाला लेक्चर अपलोड कर लें। हो रहा है भाई, अभी अपलोड कर रहे हैं, अपलोड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। शुड वी स्टार्ट नाउ द न्यू चैप्टर ऑफ द डे, that will be virus। भाई सुने, वायरस का जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज से भी और लैटिन लैंग्वेज से भी डिराइव किया गया है। जैसे वायरॉन ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है जिसकी मीनिंग है पॉइजन या टॉक्सिक, और वेनम जिसकी मीनिंग है अगेन टॉक्सिक या पॉइजन। तो वायरस को अब हम मानते हैं कि ये मॉलिक्यूल है, कोई पहले पता नहीं था, पहले इसको जहर मान लेते थे कि कोई जहरीली चीज है। जब 17वीं सदी चल रही थी, 17वीं सदी में 1665 में 1665 में इवानोस्की नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को डिस्कवर कर डाला। जब बैक्टीरिया को उसने डिस्कवर कर डाला गंदे पानी से, तो पता चला कि बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीज करती है। गौर से सुनते जाना मेरी बात। जब पता चला कि बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीज करती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लाइट माइक्रोस्कोप से समहाउ अनक्लियरली भी देख सकते थे हम, क्योंकि उस टाइम लाइट माइक्रोस्कोप थी, इलेक्ट्रॉन तो थी नहीं भाई। 1610 में गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो 1935 में आई है, रस्क एंड केनॉन ने बनाई है। मेरी बातों को सुनना, गौर से सुनना। तो भाई 17वीं सदी में सारी बीमारियां बैक्टीरिया कर रही है। बीच में कुछ बीमारियों का कॉन्सेप्ट चल पड़ा, डिबेट हो गई। जो भी बीमारी मिले, पैथोजन ना मिले तो कहते थे बैक्टीरिया की है। अरे भाई ऐसे कैसे? मतलब उस टाइम वायरस का पता ही नहीं था, क्योंकि वायरस छोटी थी। जो वायरस की साइज है वो है 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर। अब इतनी छोटी साइज को कैसे आप देख सकते हैं आंख से तो दूर, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, सिंपल हो या कंपाउंड हो। चलो, तो बीमारियों को कहा जाता था बैक्टीरियल डिजीज है। एक साइंटिस्ट आया, चार्ल्स चैम्बरलैंड, जिसने एक फिल्टर बनाया और वो फिल्टर इम्परमिएबल था बैक्टीरिया के लिए, और बैक्टीरिया से छोटी जो चीजें हैं उनके लिए परमिएबल था। और उसने कंटेंट को, मटेरियल को, रेबीज जिसमें बीमारी थी पेशेंट को, उसकी ब्लड को फिल्टर किया। तो फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिला उससे बीमारी हो गई। तो वहां पे पता चला कि भाई ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया की नहीं है, क्योंकि ये जो फिल्टर है वो इम्परमिएबल है फॉर द बैक्टीरिया। ठीक है, इम्परमिएबल है फॉर, देखी नहीं रेबीज, देखी नहीं अभी तक, नाम आ गया है बीमारी को। ये पागलपन में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर क्लास में, रेबीज क्या है। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दिमाग में जाके इन्फेक्शन करती है वायरस और मेड हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाती है वगैरह वगैरह। तो बात ये थी कि पता चला कि बैक्टीरिया से कोई छोटी चीज है जो बीमारी कर रही है। चलो जी, फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है इवानोस्की। जो साइंटिस्ट है उसने क्या किया? अच्छा, बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन लियोनहुक ने, है ना। और ये जो है इवानोस्की ने देखा कि कोई चीज है जो फिल्टर हो रही है, फिल्टर से पास हो रही है, और इसको फिल्टरेबल वायरस कहा गया, कोई जहर कहा गया। और ये जो चीज है
कोई बैक्टीरिया से छोटी है, फिल्टरेबल है, कोई केमिकल है, कोई जहर है, ठीक है। तो इवानोस्की ने एक्सपेरिमेंट किया टोबैको प्लांट की डिजीज पर, जिसको इसने टोबैको मोज़ेक डिजीज कहा था, और ये पॉइजन की वजह से, जहर की वजह से हो रही थी। ये 1902 की बात है। जब 1935 का जमाना आया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना ली रस्क एंड केनॉन साइंटिस्ट ने, तब वायरस को स्टेनले, बुक में देखें, स्टेनले नाम के साइंटिस्ट ने वायरस की बाकायदा शक्ल दिखाई। ये लो भाई, ये है वो छोटी चीज जो बैक्टीरिया से छोटी है, और उसने, स्टेनले ने निकाला, कलेक्ट किया सारी वायरस को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के सेपरेट किया अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट, होमोजेनाइजेशन ये वो करके, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में दे दी हमें कि ये लो भाई ये है वायरस। और उसने बहुत सारी और वायरसेस की स्ट्रक्चर, टीएमवी की, इसकी उसकी, वो बहुत सारी डिस्कवर कर डाली। कौन था साइंटिस्ट, नाम क्या था भाई? स्टेनले। तो भाई ये वही वायरस है जो बीमारी करती थी, पहले नजर नहीं आती थी, अब हमारी अक्ल बढ़ गई है, हम इसको देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है डिस्कवरी ऑफ वायरस, और प्रॉपर्टीज है नहीं मगर पढ़नी है, ठीक है। एज अ लिविंग भी, एज अ नॉन लिविंग भी, जनरल भी। उसके अलावा स्ट्रक्चर है वायरस की, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। और उसके अलावा एक टॉपिक है जिसका नाम है डिजीज वायरस की, स्पेशली एड्स, टीएमसी सिलेबस में एड्स और भी डिजीज है, मगर टच कर लेंगे सबको, कोई नहीं छोड़ेंगे डिजीज, सारी पढ़ेंगी, है ना नहीं है, सारी पढ़ेंगी, काम की हैं। और उसके बाद क्लासिफिकेशन, हम प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को आज डील करेंगे अभी, ठीक है। चलो जी, चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं हम वायरस के प्रॉपर्टीज से। मुझे बताएं कि क्या वायरस के अंदर सेल है? आप कहेंगे सर नहीं, नॉन सेल्यूलर है। तो वायरस नॉन सेल्यूलर है, वायरस बनी हुई है, वायरस बनी हुई है मॉलिक्यूल की। कौन से दो मॉलिक्यूल हैं वायरस में? एक वायरस है, मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है प्रोटीन। इन दो चीजों की वायरस बनी हुई है। कभी कभी कोई वायरस, रेयरली वायरस के अंदर लिपिड भी होती है। और लिपिड किस में होती है? जिनको इनवेलप होता है, इनवेलप हमारा लिपोप्रोटीन का बना होता है वायरस का, तो लिपिड भी होती है। मतलब इनवेलप जिसमें होगी, जो इनवेलप्ड वायरस होंगी उनमें लिपिड होगी। बाकी जो अनइनवेलप्ड वायरस है मेजॉरिटी, वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन की बनी होती हैं। प्रोटीन तो कॉमन है, सब में कवर करती है न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए हो या आरएनए हो। क्या न्यूक्लिक एसिड सेल की तरह वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों मिलते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, कोई एक चीज होती है इनमें से। ये आपको पता है, एंट्री के बच्चे हैं, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अगर आपको ये पता है तो मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर वो जवाब दे रहे हैं तो मैं आगे चलूंगा। मेरा सवाल ये है कि भाई अगर वायरस के पास डीएनए नहीं है तो लाजमी है आरएनए होगा। क्या वो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा या नहीं? अच्छा, इट मीन्स आप कह रहे हैं, और मैं भी सही हूं, इस बात पे मुत्तफिक हूं, कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर आरएनए नहीं है तो डीएनए होगा, और डीएनए भी एज ए जेनेटिक मटेरियल होता। हमारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, हमारा आरएनए इंटरमीडिएट होता है। हमारा आरएनए डीएनए की हेल्प करता है, डीएनए की मैसेज पहुंचाता है प्रोटीन बनाने के लिए। चलो जी, चलो, तो ये प्रोटीन, ये कंपोजिशन है वायरस की, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाएं, तो क्या मैं कहूं वायरस के पास साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है? आप कहेंगे नहीं, नहीं भाई, साइटोप्लाज्म मतलब तो सेल हो गया, नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है। तो क्या मैं कहूं वायरस को अपने ऑर्गेनेल हैं?
आप कहेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना। और आपसे मैं अभी पूछता हूं, कमेंट में बताएं, क्या वायरस के पास अपने एंजाइम्स हैं सारे फंक्शन करने के लिए? नहीं। इन जनरल मिसबा, जेनेटिक मटेरियल पर आता हूं बाबा, मैं जेनेटिक मटेरियल पर आता हूं मिसबा, थोड़ा वेट करें। हाँ ठीक है, तो एंजाइम नहीं है। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि एंजाइम होते हैं HIV वायरस के पास, HIV वायरस के पास 3 एंजाइम मैं पढ़ाऊंगा है। आप कहेंगे सर एंजाइम नहीं है का मतलब है आल काम करने के लिए अपने एंजाइम होने चाहिए, ये थोड़े बहुत, ये नहीं, ये एंजाइम नहीं। क्या हमारे पास आधे एंजाइम है? नहीं भाई, सारे एंजाइम है। तो जिनको सेल होगा उनके पास सारे के सारे एंजाइम होंगे अपने काम करने के लिए। तो इन जनरल हम मानेंगे कि एंजाइम नहीं है। चलो जी, और मुझे बताएं, क्या वायरस के अंदर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगे? नहीं। आप कहेंगे सर बताए, वायरस एक क्रिस्टल, मट्टी के दाने जैसा है, क्रिस्टल जैसा है, एक जरा है मट्टी का, एक मट्टी का जरा है। तो भाई अगर मैं कहूं 1000 साल या 100 साल वायरस को किसी डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद किया जाए, तो मुझे बताएं वो वायरस मर जाएगी या जिंदा रहेगी? आप कहेंगे सर वायरस है ही नॉन लिविंग, वायरस है ही नॉन लिविंग। अगर डब्बे में रख रहे हैं, क्या उसको ऑक्सीजन की कमी होगी? क्या उसको पानी? नहीं भाई, कुछ नहीं होगा वायरस को। समझ आ रही है? आगे एक डिबेट है हमारी, एक डिबेट है इनवेलप की। तो इनवेलप में मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ वायरस ऐसी हैं जिनको बाहर वाला एनवायरनमेंट तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो इन्फेक्शन नहीं कर पाती। आप कहेंगे सर ये बाद में क्या डिबेट करेंगे, हम अभी समझ गए हैं कि ये इनवेलप्ड वायरस हैं। इनको इनवेलप्ड होता है होस्ट के सेल मेम्ब्रेन का, अपना नहीं होता। होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से ये कपड़े पहनकर आते हैं, और इसी वजह से पागल बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, सेल्स को अटैक करने में आसानी होती है इनको। तो इनवेलप वायरस का अपना पार्ट है ही नहीं। जब अपना पार्ट है ही नहीं तो उतना स्टेबल होगा, गर्मी में रहने के लायक होगा नहीं भाई। तो गर्मी में pH में इनवेलप जो है जल्दी में टूट जाता है। अब मैं सवाल पूछता हूं भाई, जो भी इनवेलप्ड वायरस हैं वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इन्फेक्शन करेंगे, या ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में जाके 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 25 दिन खराब एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद भी इन्फेक्शन करेंगे? बताएं भाई, लिविंग टू लिविंग डायरेक्ट, या एनवायरनमेंट में जाने के बाद? नहीं, एनवायरनमेंट में एनवेलप उनका टूट जाएगा। इट मींस इनमें इन्फेक्शन करने में हेल्प कौन करता है? एनवेलप। जो नॉन एनवेलप्ड वायरस हैं उनको बाहर रखने से कुछ भी नहीं होता। चलो जी, चलो इन जनरल बाहर रखने से कुछ नहीं होता। अगेन वायरस इन्फेक्शन कर सकती हैं, सेम फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में ही रह सकते। तो हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वायरस सारी विरुलेंट है। क्या कोई वायरस, मुझे बताएं, ये तो ठीक यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई वायरस नॉन वेरुलेंट है? नहीं, सारी वायरस वेरुलेंट है, बीमारी करती हैं। हाँ, ज्यादा वेरुलेंट और कम वेरुलेंट हो सकती हैं। इनवेलप मोर वेरुलेंट होती हैं अनएनवेलप्ड से, RNA मोर वेरुलेंट होती हैं DNA से। कैसे मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट से रटा ना मारें। अभी मेरी बात सुने, सेकंड वाली। अभी ये जो साइड मैंने पढ़ाई है ना, ये मैंने पढ़ाई है कि आउटसाइड दी होस्ट सेल जो वायरस है वो है डेड, क्योंकि वायरस को ना कुछ भी अपना नहीं है। भाई
वायरस के पास कमेंट में बताएं कि जेनेटिक मटेरियल अपना है कि नहीं है, जेनेटिक मटेरियल अपना है कि नहीं है, या डीएनए या आरएनए। आप कहेंगे सर है, कसम उठा लेंगे है। तो भाई अगर जेनेटिक मटेरियल अपना है, इट मींस ये प्रॉपर्टी रखता है जेनेटिक मटेरियल किसकी, न्यूक्लियस की। तो क्या मैं कहूं वायरस को जेनेटिक मटेरियल यानी हेरिडिटी मटेरियल वायरस पैदा करने की कैपेसिटी है? खाली वायरस को प्रोवाइड की जाए मशीनरी, वायरस को प्रोवाइड की जाए क्या, साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं आप, मशीनरी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के कहने पर सारे काम साइटोप्लाज्म करता है। तो भाई जो साइटोप्लाज्म है दिया जाए अगर एक वायरस को, तो वायरस लिविंग हो गई। तो भाई अगर मैं कहूं इनसाइड द होस्ट के भी कौन से पार्ट में, सेल के अंदर वायरस क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग, वायरस क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग। अब अगर वायरस को जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, फिर वायरस को हम सेल देते तो लिविंग हो पाती सेल के अंदर? ना भाई ना, कभी नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल की वजह से हम इसको लिविंग मान सकते हैं, मगर वो भी शर्त है इनसाइड द होस्ट सेल। अच्छा, होस्ट सेल के अंदर कमेंट में बताएं वायरस इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है। सेल अगर दो सेल ले रहा हूं, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे वायरस पड़ी है, तो यहाँ पे वायरस कुछ करेगी, रिएक्शन करेगी? नहीं भाई, वायरस कहाँ पे लिविंग है, सेल के अंदर, सेल के अंदर लिविंग है, क्योंकि सेल को यूज करती है। क्या ऐसा मैं कहूँ वायरस सेल पर कंट्रोल करके सारा हमारा सिस्टम अपने लिए यूज करती है, हमारे ऑर्गेनेल उसके लिए काम करते हैं, हमारे एंजाइम उसके लिए काम करते हैं? हाँ, ये सही रहेगा, ठीक है। तो भाई वायरस लिविंग है। अच्छा, मुझे कमेंट में बताएं क्या वायरस के अंदर म्यूटेशन हो सकती है? हाँ भाई, हो सकती है म्यूटेशन। और क्यों हो सकती है? क्योंकि वायरस के अंदर डीएनए है और आरएनए है। बताएं मुझे कमेंट में जल्दी में कि डीएनए और आरएनए में से मोर स्टेबल कौन, डीएनए लेस स्टेबल कौन, आरएनए मोर रिएक्टिव कौन, आरएनए एंड लेस रिएक्टिव कौन, डीएनए। ये बातें क्लियर हैं, सबको क्लियर हैं? तो बताएं म्यूटेशन मतलब चेंज, मतलब रिएक्शन करना, किसके पास म्यूटेशन का रेट ज्यादा, मतलब कौन सी वायरस जल्दी चेंज होगी? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का टाइप 1 आया म्यूटेंट, 2 महीने इलाज बनाया, इलाज बनने के बाद म्यूटेंट 2 हो गया, उसका इलाज बनाया, म्यूटेंट 3 बन गया, 4, 5 बनते गए, म्यूटेंट इतने बन गए, रेट ऑफ म्यूटेशन ज्यादा होगा। अगर डीएनए में चेंज आए, आरएनए में चेंज आए, तो वायरस की शक्ल में, शेप में, प्रॉपर्टीज में, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज नहीं आएगी क्या? आएगी। तो वायरस का जो इलाज होगा, जो ट्रीटमेंट होगा, वो भी चेंज बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्म। तो दोनों में से आरएनए वायरस मोर हार्मफुल, मोर वायरुलेंट, बिकॉज द रेट ऑफ म्यूटेशन हायर इन द आरएनए वायरसेस एज कंपेयर टू द डीएनए। चलो भाई, तो मैं क्या कहूं, वायरस में वेरिएशन आती है। अगर वेरिएशन आती है तो वायरस इवॉल्व होती हैं। वेरी गुड। महक कह रही है बताएं हमें क्या? भाई महक बाबा मुझे ये बताएं, ये मैंने शुगर बनाई है आपके सामने। महक गौर से सुने, ये शुगर आपको कौन सी लग रही है? पेंटोज। अब ये पेंटोज पर यहाँ पे ऑक्सीजन लगी होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन 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 होती है, 5 ऑक्सीजन होती है। और इस 5 ऑक्सीजन में से OH के साथ होती है, H के साथ होती है, मैंने काली ऑक्सीजन लगाई है, ये राइबोज शुगर बन गई है ना। अब ये राइबोज शुगर होती है आरएनए के पास, और डीएनए के पास ये सेकंड कार्बन है, फर्स्ट ये सेकंड कार्बन वाली OH नहीं, खाली H होती है यहाँ पे। तो आपको नहीं पता कि यहाँ पे
न्यूक्लियोटाइड का वो लगता है, क्या लगता है यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस, तो ये ऑक्सीजन बांड में चली गई। और दूसरा नंबर का ऑक्सीजन कहीं भी यूज नहीं होता, डीएनए इसको निकाल दिया कि आप रहोगे तो रिएक्ट करोगे। और ये वाला ऑक्सीजन तीसरे कार्बन वाला फास्फेट से बांड करता है, पांचवें वाला भी फास्फेट से बांड करता है, चौथे वाला चौथे और पहले के बीच रिंग बनाने में हेल्प करता है। तो भाई कौन सा शुगर है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में से जिसके पास सेकंड कार्बन वाली शुगर है, ऑक्सीजन है? आरएनए के राइबोज में, अगर राइबोज में ऑक्सीजन है तो ये हो गया ज्यादा, राइबोज ज्यादा रिएक्टिव और डीऑक्सी राइबोज लेस रिएक्टिव। डीऑक्सी राइबोज जो है वो और डीऑक्सी राइबोज जो है वो लेस रिएक्टिव हो गया। समझ आ गई बात? तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके साथ चीजें आके रिएक्ट करेंगी तो उसको चेंज करेंगी, मतलब आरएनए आपका ज्यादा चेंज होगा। गॉट इट? है क्लियर भाई? है क्लियर? पक्का वाला? चलो जी, चलो आगे चलते हैं। तो लिविंग प्रॉपर्टी कौन सी है वायरसेस की? एक कहाँ के इवॉल्व होती है, दूसरी कहाँ के वेरिएशन होती है, तीसरी कहाँ से वेरिएशन या म्यूटेशन होती है, चौथा कहाँ के जेनेटिक मटेरियल होता है, पांचवा कहाँ के रिप्रोड्यूस करती हैं। वायरस से वायरस बनती है, वायरस से वायरस बनती है, रिप्रोड्यूस करती है, वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करती है। मगर इन सब के लिए क्या चाहिए? होस्ट चाहिए। हाँ, इवॉल्व, वेरिएशन तो बाहर भी हो सकती है, म्यूटेशन तो बाहर भी हो सकती है, ठीक है, मगर उसका इफेक्ट जो है अगेन होस्ट में आएगा। तो वायरस लिविंग भी है, ये प्रॉपर्टीज बता रही हैं, नॉन लिविंग भी हैं, ये प्रॉपर्टीज बता रही हैं। तो भाई कौन से फाइलम में रखें? प्रोकैरियोटी में, प्रोटिस्टा में, या फंजाई में, या जो है प्लांट में, या एनिमल में? कौन से किंगडम में वायरस को रखें? किसी में भी नहीं, वायरस को निकाल के फेंक दें बाहर। प्रोटिस्टा में ना रखें, डस्टबिन है, नहीं भाई नहीं, इनमें लिविंग है, वो नॉन लिविंग बाहर रख दी हमने वायरस। चलो भाई, कोई किंगडम नहीं है आपका, आप लिविंग हो ही नहीं। जब लिविंग बनोगी तो देखा जाएगा आपको कहाँ प्लेस करना है। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। अब वायरस कभी कभी नॉन सेल्यूलर की वजह से ठीक है रखा हमने, कभी कभी कहता है वायरस एसेल्यूलर है या सेल्यूलर, हम कहते हैं एसेल्यूलर। कभी कभी पागल बनाता है, कहता है कि वायरस एसेल्यूलर है या नॉन सेल्यूलर, एसेल्यूलर है या सेल्यूलर। अब सेल्यूलर नहीं कहेंगे, एसेल्यूलर कहेंगे। अगर ये दो ऑप्शन दे तो इनमें से ये चुनेंगे, इसको काट लेंगे, नहीं भाई। तो एसेल्यूलर ठीक है, मगर नॉन सेल्यूलर आ जाए तो इसको टिक करें। स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, भारी है, इस पर भारी है, हैवी है, ये स्ट्रांग ऑप्शन है। इसे आया एक दो बार। मिसबा, हाउ वायरसेस आर डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायोलेट रेज। क्या आप जानते हैं कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, और ये भी जान लें कि वायरस में कैपेसिटी है अल्ट्रावायलेट, वायरस में नहीं, डीएनए और आरएनए में कैपेसिटी है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना, जैसे पिगमेंट एब्जॉर्ब करती हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करेंगी, मुझे बताएं, अल्ट्रावायलेट रेज डीएनए को छोड़ेगा, तोड़ देगा, प्रोटीन को भी तोड़ देगा। तो प्लांट जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज यूज नहीं करते, अगर करें तो उनके अंदर भी म्यूटेशन हो जाए, टूट जाए। हमारे पास भी हमें ओजोन प्रोटेक्ट करती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं तो कभी कभी कैंसर हो जाती है, तो डीएनए की वजह से ये सारा किस्सा होता है। चलो मूविंग टू आगे। अभी मैं आ गया हूं एक टॉपिक पर जिसका नाम है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। पढ़ेंगे भाई, कैप्सिड का काम पढ़ेंगे, कैप्सिड कैसे बनता है पढ़ेंगे। फोकस ऑन द थिंग,
आई एम डिस्कसिंग हियर राइट नाउ। सुने भाई, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन साथ साथ चलेंगे। क्या मैं कहूं कि वायरस के अंदर एक रीजन है जिसको कहते हैं कोर। कोर का मतलब है जो वायरस के सेंटर में हो। और बताएं वायरस के सेंटर में क्या होता है भाई? जेनेटिक मटेरियल, जीनोम। और मुझे बताएं इन दोनों में से, इन तीनों में से आरएनए कौन सा है और डीएनए कौन सा है? ऊपर वाला ये डीएनए, ये आरएनए एक, ये आरएनए दो। चलो, कोर कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को। इट में भी डीएनए, इट में भी आरएनए, इट में भी एक आरएनए, इट में भी दो आरएनए। चलो मुझे कमेंट में बताएं डिप्लॉइड वायरस किसको कहेंगे? जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, या जिसमें दो डीएनए या दो आरएनए हो। दो 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 दो, तो ये डिप्लॉइड है। चलो, कोर हो गया क्या? कोर हो गया क्या भाई? न्यूक्लिक एसिड। इट में भी डीएनए या इट में भी आरएनए। चलो जी, उसके बाद वायरस में होता है कैप्सिड। कैप्सिड जिसको हम कोट भी कहते हैं। और ये कैप्सिड यानी कोट बना हुआ होता है प्रोटीन्स का। ये बना होता है प्रोटीन्स का, और एक एक प्रोटीन को कहते हैं कैप्सो। कैप्सो का मतलब क्या हो गया? कैप्सो का मतलब हो गया कैप्सिड। कैप्सो का मतलब हो गया कोट। एनवेलप नहीं भाई, कोट या कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड। तो कैप्सोमर्स, मर्स कहते हैं, कैप्सोमर्स। मर्स मतलब मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? जो क्या बनाए? जो कोट बनाए, जो क्या बनाए? कैप्सिड बनाए, उसको कहते हैं कैप्सोमर। क्या मैं कहूं एक प्रोटीन को कैप्सोमर कहते हैं? और एक प्रोटीन तो होती नहीं, बहुत सारी प्रोटीन होती हैं। तो क्या कहूं कैप्सिड प्रोटीन्स का बना हुआ है, मेनी प्रोटीन्स का बना हुआ है, यानी मेनी कैप्सोमर्स का बना हुआ है। समझ आ गई बात? हेक्सागोनल अभी ना कहें, अभी जस्ट कहें कि हाँ हाँ सर बहुत सारी प्रोटीन्स का बना हुआ है। तो बताएं, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये मैंने सेंटर में रखी, तो मैंने ढांप लिया हाथों से। मार्कर मेरी कोर है या कोट है, और हाथ मेरे कोर हैं या कैप्सिड है, कैप्सिड कोट हैं। चलो मुझे बताएं, मुझे बताएं, मार्कर किसी ने टर्म लिखा है, मुझे बताएं वायरस को पहचानने के लिए बाहर से कैप्सिड से पता चलेगा या कोर से? कोर पे मैंने जोर दिया है, आप कोर कहेंगे, मगर कैप्सिड से पता चलेगा। क्यों भाई? क्योंकि कैप्सिड पे लगी होती हैं प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर सारी चीजें, सारी प्रोटीन पहचानने की। अच्छा फलां वायरस है, GP120 है, ये फलां वायरस, ये फलां वायरस। चलो भाई, सरफेस मार्कर आपका कैप्सिड होता है, ना के कोर। ठीक है, डीएनए पे ना जाएं, एंटीजन आपके कैप्सिड पर होती है, ना के कोर पर। ठीक है, डीएनए तो हिडन इंफॉर्मेशन है ना भाई, जो उसका लुक दिखता है वो तो फिनोटाइप में है ना, और फिनोटाइप कैप्सिड में है। इतनी इजी चीज थी। चलो एक और सवाल मेरा, एक और सवाल मेरा। अब ये हो गया मार्कर मेरा कोर, और हाथ मेरे हो गए कोट। कुछ कुछ वायरसेस होती हैं जिनके अंदर कैप्सिड के अलावा, कैप्सिड के अलावा एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं इनवेलप। इनवेलप लिफाफा, पाउच, वेसिकल, जिसके अंदर वायरस अपने आप को ढांप ले। भाई ये जो वायरस का पाउच है, इनवेलप है, ये अपना नहीं। जैसे हार्ट में पेरिकार्डियम अपनी नहीं, ऐसे ये अपना नहीं, ये लिया जाता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ दी होस्ट से, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, शोर का करन यार, बाहर बाहर शोर का करन।
अदा पानी पियार यार गिलास रखी छॾींदो कर पीरियड में सुठी पानी जी ज़रूरत पवंदी आहे पेट्रोल जी। इहो हुड़की ॾेई छॾ ॿार अची करे खोले वेंदा आहिनि 12 ॾिसंदा आहिनि अची पढ़ंदा आहिनि नंढड़ा। चलो भाई देखें 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 जल्दी में देखें एनवलप। तो अब मैं बना रहा हूं आपके सामने ये ब्लू कलर से प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये मिल मिल के ऐसे 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 इसके ऊपर कोट बना रहे हैं। तो अगर इनको मैं ऐसे कंप्लीट ड्रा करूं तो ये बन गया कैप्सिड। कैप्सिड भाई हमारी जो न्यू कोचिंग की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 7 अगस्त से, ठीक है। और मैं आप सबको ये कहूँगा कि आप सब एक कंट्रीब्यूशन करें। कंट्रीब्यूशन वो ये है, कंट्रीब्यूशन वो आपकी ये है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको न्यू बैच के लिए बताएं। ये जो पोस्ट थी वो शेयर करें, सबके साथ पोस्ट शेयर करें, ठीक है। और अपने व्हाट्सएप पर इधर उधर आप शेयर करें, ठीक है। मैं पहली बार ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलो जी। और 7 अगस्त से क्लास स्टार्ट होंगे और रजिस्ट्रेशन है जो वो 10 जुलाई से 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। रजिस्ट्रेशन एक इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबको बताएं। मैं नहीं कहता ना कि कभी यूट्यूब के लिए आपको कहा है कि सब्सक्राइब करो, ये करो, शेयर करो, मैं नहीं कहता। अब इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक ही सेशन चलाएंगे बस कोचिंग का। काफी बच्चे सेकंड सेशन लेते हैं और ये एक सेशन होगा 5 मंथ का। ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक चलेगा और दिसंबर के बाद जनवरी से हमारी अगली नई एंट्री टेस्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी वापस बैक इनटू द टॉपिक। चलो अब फीस के बारे में कांटेक्ट करें, बताया जाएगा व्हाट्सएप पर आपको, ठीक है। चलो चलो भाई सुने। अब मैंने ये बनाया कोर के ऊपर प्रोटीन का कोट और ये भी मैं बना रहा हूं प्रोटीन का कोट, ठीक है। अब बताएं इन केस 1 और 2 में से कौन से केस में प्रोटीन ने एक बनाया धागा, प्रोटीन्स ने मिलके बहुत सारी प्रोटीन और कोर को ऐसे 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 कवर कर लिया और स्ट्रक्चर बन गई हेलिकल और शेप बन गई हेलिकल शेप, ठीक है। और दूसरे केस में कौन सा केस है, जब सारे डायरेक्शन से प्रोटीन सिक्योरली आए और कोर को ढांप लिया और शेप बन गई स्फेरिकल शेप। आपको पोलियो में, कोरोना वायरस में, HIV में आपको स्फेरिकल मिलती है, ठीक है। और EMV टोबैको मोज़ेक वायरस जो है इसमें आपको हेलिकल शेप मिलती है। कमेंट में बताएं जो शेप है हेलिकल शेप है या स्फेरिकल सर्कुलर शेप है, ये कोर की वजह से है या कैप्सोमर्स की अरेंजमेंट की वजह से है। राइट इन द कमेंट सेक्शन। कैप्सोमर्स की अरेंजमेंट की वजह से। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चाय पियार था हिते, चाय पियार ताकत वारी, तबीयत में मज़ो न आहे, ज़ोरी पढ़ायां थो मां अॼु,
मज़ो नथो अचे पढ़ाइण में, जुगाड़ कयां थो मां, ताक़त वारी चाय हुजे। चाय पिएगा कोई, चाय पिएगा कोई, चाय ताकत वाली। सवाल मेजबान, अरे भाई इतने इतने इतने, चलो चलो जी, आप सबके बदले मैं पी लेता हूँ इंशाल्लाह। चलो चलो आ जाएं। तो मैं स्ट्रक्चर के साथ शेप पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखें, एक शेप अजीबो गरीब है कि इसमें कैप्सोमर क्या करते हैं, इसमें कैप्सोमर एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं। डायरेक्ट इसमें कैप्सोमर ने क्या किया, एक धागा बनाया, उस धागे ने लपेटा, इसमें कैप्सोमर इंडिपेंडेंटली आके बाइंड हो गए, और चलो घर भेज रहा हूँ चाय आपको भाई, पार्सल, सबको पार्सल भेज रहा हूँ और आपको चाय मिल रही है, ठीक है। या आपके घर वालों को कह रहा हूँ कि भाई चाय पिला दें मेरी तरफ से, चलो मिल गई आपको चाय मेरी तरफ से, अभी आ जाएं, चाय को छोड़ें। ये ट्रायंगुलर शेप बन गई। जैसे ना अभी बॉक्स बन रहे हैं, सीमेंट के ब्लॉक बन रहे हैं, और वो सीमेंट के ब्लॉक के ऊपर रख के वो दीवार बना रहे हैं। हाँ शोभा साधना, मैंने आपके घर कॉल की अभी, वो तभी आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है, बन रही है ना। चलो चलो जी, चलो जी, ये हो गया ट्रायंगुलर शेप। अब ये ट्रायंगुलर शेप इस डीएनए के ऊपर अपने आप को अरेंज करेंगे और शेप बन जाएगी एंगुलर, कॉर्नर्स वाली, साइड्स वाली, और बहुत सारे होंगे तो बहुत सारी साइड्स बनेंगी, तो शेप को कहेंगे पॉलीहेड्रल, या शेप को कहेंगे पॉलीसहेड्रल। पॉलीहेड्रल या पॉलीसेंड्रल मतलब मेनी साइड्स वाली, ठीक है, मेनी साइड्स वाली। आज बना के देंगे खदीजा, आपको बना के देंगे आज, मैंने कहा है, ठीक है। मोहसिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइसोसेड्रल पर आंचल आ रहा हूँ, मेरी बात सुने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बुक में खिंचनी पकी हुई है, मैं आपको उनको सबको असेंडिंग ऑर्डर में बताता हूँ ताकि आपकी बन जाए कॉन्सेप्ट। भाई जब कैप्सोमर धागा बना के लपेटें तो हेलिकल शेप बनती है, जब कैप्सोमर सारे डायरेक्शन से इक्वली आके ओवरलैप करें तो स्फेरिकल बनती है शेप। जब कैप्सोमर पहले 30, 40, 50 कैप्सोमर मिलके ट्रायंगुलर शेप बनाएं और वो मेनी ट्रायंगुलर शेप जाके कवर करें तो एक कॉर्नर्स वाली शेप बनेगी, उस मेनी कॉर्नर वाली शेप को कहेंगे पॉलीहेड्रल। अब आगे कॉन्सेप्ट होगा, जब सारे के सारे साइड एक जैसे हों, सारे के सारे साइड एक जैसे हों तो उनको कहेंगे आइसोसेड्रल। तो आइसोसेड्रल भी टाइप है पॉलीसेड्रल का, पॉलीहेड्रल का, मगर पॉलीहेड्रल में कभी कभी साइड्स इक्वल हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती। आइसो का मतलब है सारे साइड एक जैसे, एक जितने। तो भाई ये मुझे कमेंट में बताएं कि वायरस कौन सी है, फिर कमेंट में बताएं कि शेप कौन सी है। हाँ भाई, आप कहेंगे सर वायरस है बैक्टीरियोफेज, और ये ट्रायंगुलर शेप ने मिल मिल के ये वायरस बनाई है, ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, ये वायरस है बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज की जो शेप है हेक्सागोनल नहीं भाई, कौन कह रहा है, ये 6 नहीं है कॉर्नर, 20 साइड्स हैं, 12 वर्टाइसेस हैं, ठीक है, एंगल्स हैं, और ये जो 20 साइड हैं इसमें 20 के 20 साइड एक जैसे अलाइक हैं, सारे साइड्स एक जैसे हैं, और ये शेप बन गई है क्रिस्टल शेप। 20 सारे एक के एक जैसे, इसको कौन सी शेप कहेंगे, डायमंड शेप इसको कहेंगे, और क्या, क्रिस्टल शेप। आप कह रहे हैं टेडपोल शेप, तो सुने टेडपोल का कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे
अगर यहाँ पे कहाँ गया, ये कलर ले ले, अगर यहाँ पे टेल भी अटैच हो जाए बड़ा वाला, तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। क्रिस्टल के साथ टेल भी लग गया और टेल बहुत बड़ा होता है, फिर इसको क्रिस्टल को छोड़ के हम कहते हैं कौन सी शेप, टेडपोल शेप। तो बताएं, बैक्टीरियोफेज के 4 वैरायटीज हैं। एक का नाम है T1, दूसरी का नाम है T2, तीसरी का नाम है T3, चौथी का नाम है T4। इनमें से इसके पास टेल नहीं होता और इसके पास टेल कंपल्सरी होता है। तो बताएं T2 और T4 में से क्रिस्टल शेप किसकी और टेडपोल शेप किसकी? राइट इन द चैट बॉक्स। T4 क्रिस्टल या डायमंड, T2 टेडपोल। अच्छा, जैसे ना फ्रॉग होता है छोटा और उसको लंबा लगाया जाता है टेल, उसको हम कहते हैं टेडपोल। ऐसे यहाँ पे भी जो ये है डायमंड शेप है, क्रिस्टल शेप है, प्रिज्म शेप है, ये हमें मिलेगी T4 में। बाकी T2 को आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये इसका हो गया हेड और ये इसका हो गया टेल। तो T2, T1, T3 में कौन सी वायरस है जिसमें लाजमी टेल होता है बड़ा, और T1 और T3 में टेल होता है बड़ा, नहीं भी होता। T4 में बड़ा टेल होता ही नहीं, या तो छोटा होता है या तो होता ही नहीं। लिख लें ये बात। T4 को क्या कहेंगे हमजा? हमजा T4 को कहेंगे लिम्डा फेज वायरस। T4 को कहेंगे लिम्डा फेज वायरस, मगर ये मैं यहाँ पे नहीं बताता, जहाँ पे बतानी चाहिए वहां पे बताता हूँ। प्रोफेज जब पढ़ाऊंगा ना वहां पे बताऊंगा। मैं बुक की सीक्वेंस पे नहीं चलता, नहीं मानता मैं बुक की सीक्वेंस को। जहाँ पे जो बात करनी चाहिए वो मैं वहां पे करता हूँ। इसीलिए कोई बच्चे होते हैं पहला लेक्चर मेरा सुनते हैं, पता नहीं सर कैसे इधर उधर से पढ़ा रहे हैं, उनको बात समझ नहीं आती। कभी कभी होता है, वैसे होता नहीं है। जो सुनते हैं तो माशाल्लाह समझ आ जाती है। कभी किसी ने गलत कमेंट दिया तो नहीं भाई, कि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है गलती तो इंसान से होती है और गलती मैं मानता हूँ। जब भी हो जाती है कहता हूँ ये भाई मैंने गलत पढ़ाया था, ये लो ये सही है, ठीक है। सवाल तभी कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट। ये आपके बदले पी रहा हूँ, ठीक है, चाय। हाँ, टपाल मेजबान है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा भी नहीं जितना आप कह रहे हैं। चलो आप कह रहे हैं तो मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ, ठीक है कि मैं अच्छा हूँ। चलो नहीं, मैं सबके लिए पीता हूँ, ठीक है। चलो अभी अभी सुने। अभी ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट बना रहा हूँ मैं, कौन सी वायरस बना रहा हूँ मैं, मुझे बताएं कमेंट में। आप कहेंगे सर सिंपल चीजें क्यों पूछते हैं। ये बन गया प्रिज्म डायमंड क्रिस्टल T4। अब इसको मैं बैक्टीरियोफेज को कर रहा हूँ T2। अब मैं कर रहा हूँ इसको T2, तो मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा लंबा सा बड़ा सा टेल, और ये टेल लग गया। टेल का एक पार्ट, इसको कहते हैं स्पाइक। स्पाइक, और ये होलो होता है, सुराख होता है इसमें। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर, ठीक है। तो डीएनए वायरस है ये स्पाइक। स्पाइक के बेस पर यहाँ पे 6 कॉर्नर की एक प्लेट लगी होती है, 6 कॉर्नर की,
इसको कहते हैं हेक्सागोनल प्लेट, 6 कॉर्नर की प्लेट, और प्लेट पर लगे होते हैं 6 पिंस, जिनको कहते हैं हेक्सागोनल पिंस या बेसल पिंस। हाँ, बेंजीन रिंग जैसी, बिल्कुल केमिस्ट्री में। और इस पर टेल भी लगे होते हैं, 1 2 3 4 5, मिनिमम 5 होते हैं, कभी कभी 6 भी हो जाते हैं। अब नाम दे दें, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये भाई ये क्या हो गया, ये टेल का फाइबर, ये टेल का फाइबर काम पड़ेंगे इसका। ये जो ग्रीन कलर की ये लगी हुई है प्लेट, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेस वाली बेसल, बेस वाली बेसल या हेक्सागोनल प्लेट इसको कहते हैं। और एक बच गई पिंस, और ये जो पिंस हैं ये भी 6 पिंस हैं, कॉर्नर्स पे लगी हुई हैं, बेसल या हेक्सागोनल प्लेट की पिंस या बेसल पिंस कह लें। ठीक है, एक पार्ट रह गया, एक पार्ट, 2 कॉलर रह गए हैं, पार्ट रह गए हैं। ये एक पार्ट है जो किसके ऊपर है भाई, बताएं कमेंट में। स्पाइक के ऊपर है और लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का बना हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का बना हुआ है। इसको कहते हैं होलोशीथ, इसको कहते हैं हम होलो। होलो क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पाइक है, स्पाइक के ऊपर है, मतलब इसमें स्पेस है। होलोशीथ में, होलोशीथ में स्पेस है, देखें ये स्पाइक है और ये अभी बस कर रहा हूं, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। ये स्पाइक है और स्पाइक के ऊपर ये शीथ प्लेट लगी हुई है। तो शीथ प्लेट में अंदर क्या है, खाली जगह है, स्पेस है, जिसमें आपका स्पाइक है। ये होलोशीथ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बनी हुई है, इसका मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। होलोशीथ का काम, जब बैक्टीरिया अटैक करेगी बैक्टीरिया पर ये वायरस, और यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है जिसका नाम रखा गया है कॉलर। कॉलर, अब एक कंफ्यूजन है बुक में, इसको कहते हैं नेक। नेक क्या होता है, पतला पोर्शन, ये पतला वाला बीच में नेक है, मगर बुक में ये नहीं दिया गया, ये दिया गया है। और क्या कहा गया है, हेड, ये ऊपर वाला हेड और ये नीचे वाला सारे का सारा टेल। तो कहा गया है कि ये कनेक्ट करता है हेड और टेल को, मगर अगर सच्ची बात समझी जाए कि कनेक्ट करने वाला कौन है, नेक कनेक्ट करता है, अगर वो बुक में है नहीं तो कॉलर के लिए सीधा लिखा गया है कि कॉलर कनेक्ट करता है। तो भाई अगर कॉलर आएगा ही कॉलर आपके पास तो कॉलर कर लेना। अगर दोनों आ जाएं तो मेरा ख्याल है एग्जामिनर आपसे आपका माइंड चेक करता है, उसने कहीं नेक पढ़ा है तो नेक और कॉलर के बीच डिफरेंशिएट कर रहा है। तो कॉलर कनेक्ट करता है, ये जनरल बात है, नेक कनेक्ट करता है, ये टू दी पॉइंट स्पेसिफिक बात है। वरुण, मैं रिपीट कर रहा हूं कि नेक और कॉलर में से बुक में लिखा हुआ है नेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नेक। कॉलर कनेक्ट करता है हेड को टेल से, टेल को हेड से। अगर एमसीक्यूज कहां से बारो भी करते हैं, बारो कर के लेते हैं, तो उसमें अगर कॉलर नेक का दोनों का ऑप्शन आ जाए तो आप नेक करेंगे, क्योंकि एक्चुअली नेक का काम है दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करना, कॉलर का काम नहीं है दोनों चीजों को कनेक्ट करना। नेक का काम है आपके ट्रंक को हेड से कनेक्ट करना। ऐसे ही वायरस में सेम कॉन्सेप्ट है। चलो कमेंट में बताएं हेड किस चीज का बना हुआ है। हाँ भाई, क्या कहूं, कोर एंड कोट का, क्या कहूं, कोर में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए। क्या यहाँ पे आरएनए लगाऊं, यहाँ पे आरएनए नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूं और मुझे पक्का है इसमें डीएनए है। और अगर बोथ हों तो, बोथ नहीं होते ना भाई, वायरस में बोथ होंगे ही नहीं। और कोट किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का। तो भाई इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, डिस्कवरी पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्ट्रक्चर सारे वायरसेस की पढ़ी। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे
इस वायरस को पहचानें। ये 2 आरएनए हैं, 2 आरएनए के साथ 3 एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम के साथ प्रोटीन होती है, फिर प्रोटीन होती है, फिर जो है फाइनल प्रोटीन होती है, इसको हम मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं, इसको हम जो है कैप्सिड कहते हैं, और ये जो है कोर प्रोटीन कहलाती है। ये हमारा कोर जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। और आरएनए कितने हैं? 2 हैं, तो डिप्लॉइड आरएनए वायरस कहते हैं इसको। और कोर प्रोटीन है ये ट्रायंगुलर जो पिरामिड शेप की है, ठीक है। और इसके बाद बाहर पे फाइनली होता है इनवेलप, बाहर होता है इनवेलप। ये वायरस है आपकी HIV वायरस है, ठीक है। चलो कल पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन, कल पढ़ेंगे एड्स, कल पढ़ेंगे जो है डिजीज। 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एड्स, क्लासिफिकेशन और डिजीज। अच्छा, टॉपिक एक रहता है ना बीच में टॉपिक रहता है लाइटिक एंड लाइजोजाइनिक साइकिल, इसकी पढ़ेंगे। ये करके फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। एड्स बचेगी।